हेलो दोस्तों, अगर आप लोग को कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई। शादी की रात मैंने अपनी बीवी को एक तहखाने में बंद कर दिया और ससुराल में मशहूर कर दिया कि आपकी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है। मैंने कहा, अब अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। मेरी शादी मेरी साली से हो गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं दूसरे शहर में नौकरी करता था। और जब अपने घर वालों से मिलने अपने शहर वापस आया तो मेरी माँ को फ़ौरन ही मेरी शादी की पड़ गई और उन्होंने झटपट लड़कियाँ तलाश करना शुरू कर दी। मैंने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं मानी। कहने लगी, बहुत मुश्किल से तो वापस आया है, अब शादी करके तू बार बार यहाँ के तू चक्कर काटेगा, मुझे कम से कम तेरी शक्ल देखने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मम्मी ने अपने जानने वालों रिश्तेदारों से मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छे घराने में तय कर दिया। माँ ने मुझे बताया कि लड़की बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी है और पढ़ी लिखी है। माँ ने तो अपनी बहू की तारीफों में जमीन आसमान के कला भी मिला दिए थे। माँ ने लड़की के घर वालों को बताया था कि मुझे नौकरी के लिए वापस दूसरे शहर जाना है और इसीलिए जल्दी शादी करनी होगी। लड़की के घर वाले सादगी के कायल थे। उन्होंने कहा कि वो बहुत धूमधाम से शादी नहीं करना चाहते और इसलिए एक हफ्ते के अंदर वो अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हैं। दोनों घरों में जोर शोर से शादी की तैयारियां जारी थी। मैंने अपनी छोटी बहन को चॉकलेट ला कर दी और उससे उसकी होने वाली भाभी का नंबर मांगा। मैं जानता था मेरी छोटी बहन आलिया एक चॉकलेट के बदले अपनी जान भी दे सकती है। आलिया ने फौरन ही चॉकलेट मुझसे ली और वादा कर लिया कि वो मुझे नंबर लाकर देगी। और जब अम्मी अपने बहू की चूड़ियों और कपड़ों का साइज लेने के लिए गई तो आलिया ने मुझे एक नंबर ला के दिया और बताया कि ये नंबर मेरी होने वाली बीबी फातिमा और उसकी बहन राबिया दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो नंबर संभाल कर रख लिया था और सोचा था कि सही मौके पर फातिमा को फ़ोन करूंगा और उससे शादी से पहले एक बार मुलाकात की फरमाइश करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक फातिमा को नहीं देखा था। हमारे यहाँ तस्वीरों का कोई रिवाज नहीं था और शादी में इतना कम वक्त था कि मिलने मिलाने की नौबत ही नहीं आई थी। शादी की तैयारियों में दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। हमारे घर के नीचे पापा ने बहुत पहले एक तहखाना बनवाया था। सफाई करवाते वक्त मैंने उस तहखाने में घर का सारा पुराना सामान डालकर घर को साफ सुथरा कर दिया था। उस तहखाने के बारे में मेरे और मेरी माँ के अलावा किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि वो पुराने वक्तों का बना हुआ था और अब उसे कोई इस्तेमाल भी नहीं करता था। सारा दिन घर के कामकाज में ऐसा गुजरता कि मुझे फातिमा को फ़ोन करने का वक्त भी ना मिलता। मैं फातिमा को किसी ऐसे वक्त फ़ोन करना चाहता था कि जब मेरे इर्द गिर्द कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से उससे बात कर सकूं। लेकिन पिछले 2 दिनों में मुझे ऐसा कोई वक्त नहीं मिल सका और मेरी शादी का दिन सर पर आ गया। शादी से एक रात पहले मैंने कमरे की सजावट में जाग कर सारी रात गुजार दी थी। कमरे को इतने खूबसूरत अंदाज से सजाने के बाद मेरे दिल में अजीब सी अरमान पैदा होने लगे थे और मैं पहली दफ़ा शादी को लेकर बहुत से जज्बात महसूस कर रहा था। मैं फातिमा को फ़ोन करने के लिए नंबर मिलाने ही लगा था कि उसी वक्त मेरी बड़ी बहन ने आकर मुझे कहा कि पहले बाज़ार के कुछ काम निपटा दो, क्योंकि देखते ही देखते शाम हो जाएगी और बारात लेकर जाना है। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। मैं चाहने के बावजूद भी फातिमा से बात ही नहीं कर पा रहा था और ना ही उनसे मुलाकात कर पा रहा था। मैं अपने एक दोस्त को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। जब मेरे दोस्त ने अचानक मुझसे पूछा कि भाभी को मुंह दिखाई में क्या तोहफा देने वाले हो। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था और ना ही मुझे अंदाजा था कि फातिमा की पसंद कैसी है। और यही मसला जब मैंने अपने दोस्त को बताया तो कहने लगा कि इसमें क्या मुश्किल है, फ़ोन का दौर है, कॉल मिला और भाभी से उनकी पसंद नापसंद के बारे में मालूम कर ले। मुझे अपने दोस्त रहीम की बात बिल्कुल ठीक लगी। इसी बहाने मैं फातिमा से बात भी कर लेता। मैंने सड़क के किनारे पर खड़े होते हुए फातिमा का नंबर मिलाया। मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था
कि न जाने कौन फ़ोन उठाएगा, फातिमा या उसकी छोटी बहन। मेरी कॉल मिलाते ही मुझे करीब से फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो 2 लड़कियां एक बड़े से पार्लर के बाहर खड़ी बातें कर रही थी। उनमें से एक के हाथ में फ़ोन गुनगुना रहा था। मैं लगातार उन दोनों लड़कियों की तरफ देख रहा था। जब उनमें से एक लड़की ने फ़ोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा, मैं हैरान रह गया क्योंकि उसके हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन में से उभर रही थी। मैं कुछ कदम पीछे हटकर बात करने की कोशिश की और बहुत गौर से उन दोनों लड़कियों को देखने लगा। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था। जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। पहली ही नज़र में मेरा दिल उस पर आशिक हो गया था। मैंने दिल से दुआ की कि यही लड़की फातिमा हो। उस लड़की ने फ़ोन उठाते ही मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैंने बता दिया कि मैं समीर बात कर रहा हूँ। यह सुनते ही कुछ लम्हों के लिए वो लड़की खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि मैं राबिया बात कर रही हूँ। यह सुनकर एकदम ही मेरा दिल बुझ गया। उसने अपने साथ वाली लड़की को इशारों में कोई बात कह रही थी और वो शायद फातिमा थी। मैंने एक गहरी नज़र फातिमा पर डाली तो मुझे अपना दिल डूबा हुआ महसूस हुआ क्योंकि राबिया के आगे तो वो बिल्कुल भी बदसूरत नज़र आ रही थी। उन दोनों के दरमियान इशारों में कोई बात हुई थी और फातिमा नहीं में सर हिला रही थी। और उसके बाद राबिया मुझसे कहने लगी कि फातिमा इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहती। शाम को आप दोनों का निकाह है और उसे शर्म महसूस हो रही है। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। मेरा दिल इस कदर उदास हो चुका था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन बंद कर दिया और खामोशी से वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा था। मैंने देखा तो राबिया मुझे फ़ोन कर रही थी, लेकिन इस वक्त मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने उदास दिल से अपना फ़ोन बंद कर दिया। बहन का बताया हुआ कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के बाद मैं घर वापस चला आया। मैंने मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा भी नहीं खरीदा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने क्या देखकर फातिमा को पसंद किया है, जबकि जितनी खूबियाँ उन्होंने गिनवाई थी वो सब के सब तो मुझे राबिया में नज़र आई थी। जब मैं घर पहुँचा तो सभी लोग बारात में जाने की तैयारियां में मगन थे। मैंने सोचा कि मैं अपने बड़ी बहन से इस बारे में बात करूं, लेकिन वो तो अपने बच्चों में इस कदर मसरूफ़ थी कि मुझे देखते ही बहुत सारे काम और पकड़ा दिए। दूसरी तरफ मेरी माँ आवाज़ लगाकर कह रही थी कि बारात निकलने वाली है और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मेरे ज़बरदस्ती खुद को इस निकाह के लिए राजी कर रहा था, जबकि मेरा दिल तो बागी हो चुका था। मैं तैयार होकर घर वालों के साथ बारात लेकर निकल गया। बहुत सादगी से ही फातिमा के घर वालों ने सारा इंतजाम किया था। मेहमान भी बहुत कम ही थे और सादगी से ही फातिमा को मेरे साथ सेहरा बांधकर रुखसत कर दिया गया था। मैंने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मैं सारा वक्त ही राबिया को ढूंढने में मसरूफ़ था, लेकिन पर्दे का इंतजाम होने की वजह से मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई। कोई भी औरत मर्दान खाने की तरफ नहीं आई थी। मैंने फातिमा को गाड़ी में अपनी माँ के साथ बिठा दिया था और खुद आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया था। मैंने ना ही फातिमा की शक्ल देखी थी और ना ही मुझे उसे देखने में कोई दिलचस्पी थी। मैंने पार्लर के बाहर उससे बहुत अच्छी तरह देख लिया था और मेरा दिल भर गया था। हर थोड़ी देर बाद मेरे दिल में एक हुक सी उठती और यही ख्याल आता कि माँ न जाने क्यों राबिया को छोड़कर फातिमा को मेरे लिए चुना है। शायद इसकी एक वजह यह थी कि फातिमा और राबिया सगी बहनें नहीं थी, बल्कि राबिया फातिमा की मामू की बहन थी और मामू के मरने के बाद फातिमा के पिता उसको अपने घर ले आए थे। इसलिए शायद जब शादी की बारी आई तो उन्होंने राबिया के बजाय पहले अपनी बेटी फातिमा के बारे में बात की। बात जो कुछ भी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने जल्दबाजी में बहुत बड़ा गलत फैसला कर लिया है और अब मैं सारी ज़िंदगी अपने फैसले पर पछताना नहीं चाहता था। इसलिए जब मेरी बहन किचन में खड़ी हम दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए दूध के गिलास तैयार कर रही थी, तो मैंने खामोशी से उन गिलासों में बेहोशी की दवा मिला दी और अपनी बहन को कहा कि अपनी भाभी को ले जाकर ये दूध पिला दो। मैं थोड़ी देर में अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। मेरी छोटी बहन बहुत भोली भाली थी, वो फौरन ही मेरी बात मान गई। मैंने उसे खुशी खुशी एक चॉकलेट निकाल कर दी
और वो चॉकलेट लेते ही दूध के गिलास लेकर मेरे कमरे में चली गई। मैं दोस्तों में जाने के बजाय घर में ही छुप गया और इंतजार करने लगा। और जब मैंने देखा कि सब लोग थके हारे अपने कमरे में चले गए हैं तो मैं भी चुपके से अपने कमरे में दाखिल हो गया। मैंने छोटी बहन को जो रिश्वत दी थी वो काम कर गई थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी बेहोश पड़ी थी। मेरे पास वक्त कम था। मैंने फौरन ही तहखाने का दरवाज़ा खोला जो मेरे ही कमरे से निकलता था और फौरन ही अपनी बीवी को उठाकर तहखाने में लेके गया और वहीं फेंक आया। वो होश में आने के बाद लाख शोर मचाती लेकिन उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। तहखाने का लकड़ी का दरवाज़ा इतना मोटा था कि अंदर की आवाज़ बाहर आना मुमकिन नहीं था। तहखाने में हवा का जगह रखा गया था, इसलिए मैं जानता था कि वो इतनी जल्दी तो नहीं मरेगी। और जब मेरा मंसूबा पूरा हो जाता तो मैं खामोशी से उसे ही आज़ाद कर देता। मैं बिना देखे ही उसे तहखाने में छोड़कर फौरन ऊपर आ गया। मुझे डर था कि कहीं कोई मेरे पीछे कमरे में ना आ जाए। तहखाने का दरवाज़ा सही तरह से बंद करने के बाद मैंने कमरे के कालीन को दोबारा से बिछाया और जिस तरह से चुपके से कमरे में दाखिल हुआ था उसी तरह वापस बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलता चला गया। घर के दरवाजे से बाहर जाने के बाद मैंने खुद ही घर का दरवाज़ा लॉक किया और घंटी बजाने लगा। उम्मीद के मुताबिक दरवाज़ा खोलने के लिए मेरी माँ दरवाजे पर आई और मुझे बाहर खड़ा देखते ही गुस्सा होने लगी कि नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। मैंने प्यार से माँ को कंधों से पकड़ा और कहने लगा कि दोस्तों ने बुलाया था, चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहू को देखने चलते हैं। तुमने तो अब तक मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। अम्मी कहने लगी कि मैं तेरे साथ तेरे कमरे में क्यों जाऊंगी, कुछ तो शर्म कर जाकर खुद ही अपनी बीवी का चेहरा देख ले। मैं जबरदस्ती माँ को कंधों से पकड़कर अपने कमरे में ले आया कि चलो हम तुम्हारी बहू को साथ मिलकर देखते हैं। मेरे प्लान के मुताबिक जैसे ही मैं और माँ कमरे में दाखिल हुए तो माँ ये देख के परेशान हो गई कि फातिमा तो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। अम्मी ने शोर मचाकर सारे घर वालों को जमा कर डाला लेकिन फातिमा न थी और ना ही किसी को मिलने वाली थी। अचानक ही मैंने माँ से कहा कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा था तो मैंने एक लड़की को टैक्सी में बैठकर जाते हुए देखा था। कहीं वो फातिमा तो नहीं थी, लेकिन टैक्सी में तो कोई लड़का भी मौजूद था। मेरी बात सुनकर माँ एकदम चौंक गई थी। मैंने खुद ही सारे घर वालों के दिमाग में ये बात डाल दी कि फातिमा अपने किसी आशिक के साथ फरार हो गई है। थोड़ी देर बाद जब सारे घर को इस बात पर यकीन आ गया कि फातिमा मौजूद नहीं है बल्कि वो फरार हो गई है तो अम्मी ने फ़ौरन ही फातिमा के घर वालों को फ़ोन करके सारी बात बता दी। थोड़ी देर में फातिमा के पिता चले आए। वो इस बात पर राजी न हुए कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। उन्हें अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था। मैंने फातिमा के पापा से कहा कि मैंने खुद उसके अपने आशिक के साथ जाते हुए देखा है। मैं उनके साथ बदतमीजी पर उतर आया था और वो मजबूरी में सब कुछ सुन रहे थे। मैंने फातिमा के पिता को धमकी दी कि वो उसको ढूंढ कर लाए वरना मैं पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी से मेरी शादी करवाई और उनकी बेटी अपने आशिक के साथ फरार हो गई। मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया। फातिमा के पिता एक इज्जतदार आदमी थे और वह खुद भी पूरी तरह परेशान थे। वो मुझे समझाने लगे कि बेटा दाग तुम्हारी इज्जत पर नहीं लगा बल्कि ये तो हमारी भी बदनामी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैं गुस्से में उनसे कहने लगा कि एक दिन बाद मेरा वलीमा है, मेरे सारे ही दोस्त और रिश्तेदार शामिल होने वाले हैं। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे कि मेरी बीवी तो पहली ही रात मुझे छोड़कर चली गई। आपकी बेटी ने मुझे बदनामी के समंदर में डुबा दिया है और अब आप ही मुझे इससे बाहर निकालेंगे। मेरी बात सुनकर फातिमा के पिता परेशानी से मेरा चेहरा देखने लगे कि भला वो क्या कर सकते हैं। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए फातिमा के पिता से कहा कि वो मेरी शादी राबिया से करवा दें ताकि मैं लोगों के सामने यह कह सकूं कि यह मेरी बीवी है। मेरी बात सुनकर फातिमा के पिता के होश उड़ गए और वो कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारी शादी राबिया से करवा दूं जबकि फातिमा तुम्हारी निकाह में है। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि फातिमा और राबिया सगी बहनें नहीं हैं।
इसलिए आप फातिमा का गुनाह छुपाने के लिए राबिया को मेरी निकाह में दे दे, वरना ये बात सारे जहां में फैल जाएगी और हमारे साथ साथ आपकी भी बदनामी होगी। फातिमा के पिता ने मेरी बात मान ली और कहने लगे कि शायद अब यही एक रास्ता है जिससे हमारी इज्जत बच सकती है। अगले ही दिन राबिया के साथ मेरा निकाह पढ़वा दिया गया और मेरी खुशी की इम्तिहान ना रही। एक बहुत मुश्किल और बड़ा प्लान कामयाब हो गया था। मैं सारी जिंदगी फातिमा के साथ एक समझौते भरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं राबिया से शादी करने के बाद फातिमा को चुपके से आज़ाद कर दूंगा। जब वो सबको सच्चाई बताएगी तो मैं यही कहता रहूँगा कि वो अपने जिस आशिक के साथ फरार हुई थी उसने फातिमा को छोड़ दिया और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझे मुजरिम बना रही है। राबिया को रुखसत करके मैं अपने घर ले आया था और वह कमरे में मेरी इंतजार कर रही थी। मैं बिना वक्त जाया किए ही कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके उसके करीब चला आया। आज मेरा दिल खुशी से छलांग मार रहा था। मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वो मेरी साली थी और मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत के बाद उसे अपनी बीवी बना ही लिया था। मैं राबिया के लिए खूबसूरत सी उपहार भी खरीद कर लाया था। जैसे ही मैंने राबिया का घूंघट पलटा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गया, क्योंकि ये तो राबिया नहीं बल्कि फातिमा थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी दुनिया चकरा सी गई है। मैंने बहुत हैरत से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो कहने लगी कि आप ही ने तो मुझसे शादी करके यहाँ लाए हैं। फातिमा के जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं हैरत से पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगी कि मैं राबिया हूँ, जिसे आप फातिमा के बदले अपनी बीवी बनाकर लाए हैं। वो आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की जिसे मैं फातिमा समझ रहा था वो दरअसल राबिया थी। मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा गया था। मेरी जिससे पहले शादी हुई थी वो वही थी जिसे मैंने पहले ही नज़र में अपना दिल दे दिया था। वही मेरी बीवी और मेरी पहली पसंद थी, जिसे बिना देखे ही मैंने नफरत में तहखाने में डाल आया था। मैंने राबिया से पूछा कि तुम्हें याद है कि मैंने शादी से पहले तुम्हें फ़ोन किया था? राबिया हैरत से मेरी शक्ल देखने लगी। मुझे बताने लगी मैंने फ़ोन उसे नहीं बल्कि फातिमा को किया था और उसने शरारत में अपना नाम राबिया बताया था। उसका इरादा मुझे तंग करने का था, लेकिन मैंने बिना बात किए ही फ़ोन बंद कर दिया और जब फातिमा ने दोबारा फ़ोन मिलाया तो मेरा फ़ोन पूरी तरह बंद आ रहा था। मेरी नज़रों के सामने एक दिन पहले की वो लम्हे फिर से गुजरने लगे जब मैंने फातिमा और राबिया को एक साथ देखा था। राबिया कह रही थी कि फातिमा ने इशारे से उसे खामोश रहने के लिए कहा था, जबकि राबिया उसे बार बार मना कर रही थी कि वो गलत बयानी ना करे। लेकिन फातिमा शुरू से ही बहुत ज़्यादा शरारती थी, इसलिए वो ना मानी और शरारत में खुद राबिया बन गई। मुझे लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया हो। वो लड़की जिसके लिए मैं तड़प रहा था, मैं खुद उसे अपने हाथों से तहखाने में छोड़ आया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही कालीन उठाया और तहखाने का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरता चला गया। राबिया मुझे आवाज़ देती हुई मेरे पीछे उतर रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ फातिमा का ख्याल सता रहा था। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा अब भी घूंघट में छुपा हुआ था। जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया तो उसका चांद सा चमकता हुआ चेहरा मेरी आंखों में समा गया। मैं फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेटकर ऊपर चला आया और बेड पर लिटाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। कुछ देर की कोशिश के बाद वो होश में आ गई और गुमसुम सी मुझे देखने लगी। मेरे पीछे खड़ी राबिया भी हक्का बक्का थी कि ये सब क्या हो रहा है। जब फातिमा पूरी तरह होश में आ गई और मुझे उसकी तरफ से कुछ सुकून महसूस हुआ तो मैंने फातिमा और राबिया को बिठाकर सारी बात सच सच बता दी। मेरी बात सुनकर दोनों की हालत ख़राब हो गई। वो दोनों ही नफ़रत से मुझे देखने लगी। मैंने फातिमा से कहा कि जितना कसूर मेरा है उतना ही कसूर तुम्हारा भी है। तुम्हारे झूठ ने हम तीनों को इस मुश्किल में डाल दिया है। फातिमा कहने लगी कि वो मुझे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी और उसका फ़ोन नहीं उठाया। फातिमा को बात भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी कि मैंने उसकी किरदार पर इल्ज़ाम लगाए हैं। मैंने फातिमा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और राबिया से माफ़ी मांगी, क्योंकि सारे किस्से में वो मेरे निगाह में आ गई थी। कुछ ही देर बाद मेरे सारे घर वालों को पता चल गई थी
मेरी अम्मी ने ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा भला कहा था और फातिमा के पिता को फ़ोन करके बुलाया था। वो बेचारे एक दफ़ा फिर परेशानी के आलम में दौड़े दौड़े आए और सारा सच जानने के बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि वो अपनी दोनों बेटियों को मेरे साथ नहीं रहने देंगे। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा और इस बात का इकरार किया कि फातिमा की मोहब्बत में मैंने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया था, लेकिन मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और मुझे अपनी गलती की सज़ा भी मिल गई है। मैं फातिमा के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था और अब मैं राबिया को भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। फातिमा और राबिया दोनों बचपन से ही एक साथ पली बढ़ी थी और उन दोनों ने खुद ही यह फैसला किया कि वो दोनों अपनी खुशी से मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। खुदा ने मेरी किस्मत पे एक नहीं दो शादियाँ लिखी हैं। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं उन दोनों के साथ इंसाफ करूँगा और उन दोनों को कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूँगा। मुझसे गलती हुई थी और सभी लोगों ने मेरे इस गलती को दिल से माफ़ करके मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे दिया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जल्दबाजी में किए गए फैसले इंसान को कितनी बड़ी असमंजस में डाल देते हैं। अगर मैं एक दफ़ा अपनी बीवी का चेहरा देख लेता तो शायद इतना सब कुछ ना होता। मेरी जरा सी जल्दबाजी ने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया था। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों।